साल 2022 मार्स पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। लाल धूल का एक बारीक तूफान धीरे धीरे पूरे मैदान को ढक रहा था। हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर चीन के वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे और हर कुछ मिनट बाद एक ही सिग्नल चेक कर रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मार्स से आने वाला सिग्नल आना बंद हो गया। चीन का पहला मार्स रोवर ज़ुरोंग चुप हो चुका था। यह वही रोवर था जिसने सिर्फ एक साल पहले चीन को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया था जिन्होंने मार्स पर सफलतापूर्वक रोवर उतारा था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों डॉलर की टेक्नोलॉजी जिसे मार्स के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था, अचानक जवाब देना बंद कर गई। इस कहानी की शुरुआत 23 जुलाई 2020 से होती है, जब चीन ने तियानवेन-1 मिशन लॉन्च किया। यह सिर्फ एक रोवर मिशन नहीं था, इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों सिस्टम्स एक साथ शामिल थे। इससे पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन ने भी कई मार्स मिशंस किए थे, लेकिन पहली कोशिश में ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर डिप्लॉयमेंट तीनों को सक्सेसफुली अचीव करना बेहद मुश्किल माना जाता था। मार्स तक पहुंचना ही आसान नहीं है। पृथ्वी और मार्स के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है और सही लॉन्च विंडो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खुलती है। अगर टाइमिंग गलत हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट को या तो बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है या फिर मिशन कई सालों तक डिले हो सकता है। तियानवेन-1 करीब 7 महीने तक स्पेस में यात्रा करता रहा। इस दौरान उसे लगातार ट्रेजेक्टरी करेक्शंस दिए गए ताकि वह मार्स की ग्रेविटी के सही एंगल में प्रवेश कर सके। मार्स मिशंस हिस्टोरिकली बेहद रिस्की रहे हैं। कई स्पेसक्राफ्ट या तो कम्युनिकेशन खो चुके थे, एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो गए थे या लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गए थे। इसी वजह से मार्स को कभी कभी स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। चीन के लिए यह सिर्फ साइंटिफिक मिशन नहीं था, बल्कि नेशनल प्रेस्टीज का सवाल भी था। अगर मिशन फेल हो जाता तो पूरी दुनिया की नजरें उस फेलियर पर टिक जाती। फरवरी 2021 में तियानवेन-1 मार्स ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद सबसे डेंजरस फेज शुरू हुआ, लैंडिंग। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि पैराशूट पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन इतना घना भी है कि स्पेसक्राफ्ट अत्यधिक हीट का सामना करता है। इस फेज को स्पेस इंजीनियर्स अक्सर 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेयर एंट्री, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, हीट शील्ड सेपरेशन और पावर्ड लैंडिंग सब कुछ ऑटोनोमसली करना पड़ता है। मार्स और पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन डिले इतना ज्यादा होता है कि अर्थ से रियल टाइम कंट्रोल असंभव है। 15 मई 2021 को लैंडर ने मार्स के यूटोपिया प्लैनेशिया रीजन में लैंडिंग की। यह वही विशाल मैदान है जहां दशकों पहले नासा के वाइकिंग मिशन ने भी लैंडिंग की थी। कुछ दिनों बाद रैंप खुला और ज़ुरोंग रोवर धीरे धीरे लैंडर से निकलकर मार्स की सतह पर उतर गया। चीन आधिकारिक रूप से दुनिया का दूसरा देश बन चुका था जिसने इंडिपेंडेंटली मार्स पर रोवर ऑपरेट किया। ज़ुरोंग का नाम चीन के प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर रखा गया था। इसका वजन लगभग 240 किलो था और यह सोलर पैनल से पावर लेता था। रोवर में कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, कैमरास, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और वेदर सेंसर्स। इसका मुख्य उद्देश्य मार्स की जियोलॉजी, क्लाइमेट और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना था। खास तौर पर वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि क्या यूटोपिया प्लैनेशिया में कभी पानी मौजूद था। मार्स पर रोवर के डेली ऑपरेशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रोवर को हर मूवमेंट केयरफुली कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि टेरेन अनप्रेडिक्टेबल होता है। मार्स की मिट्टी देखने में स्मूथ लग सकती है, लेकिन कई जगह उसके नीचे नरम डस्ट ट्रैप्स होते हैं जहां रोवर फंस सकता है। नासा के स्पिरिट रोवर के साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए ज़ुरोंग बहुत धीरे आगे बढ़ता था। वह औसतन कुछ मीटर प्रतिदिन ही आगे बढ़ता था। शुरुआती महीनों में मिशन काफी सफल रहा। रोवर ने पैनोरामिक इमेजेस भेजी जिनमें मार्स का फ्लैट लैंडस्केप, रॉक्स और दूर तक फैला लाल होराइजन दिखाई देता था। उसने सरफेस कंपोजिशन एनालाइज की और वेदर डेटा कलेक्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज में से एक सब सरफेस रडार डेटा था। इस रडार ने सरफेस के नीचे लेयर्ड स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए, जिससे साइंटिस्ट को संकेत मिला कि अतीत में यहाँ पानी या बर्फ से जुड़ी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती थी। लेकिन मार्स पर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ टेम्परेचर या रॉक्स नहीं होते, असली खतरा है धूल। मंगल की धूल बेहद महीन होती है और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वह सतहों पर आसानी से चिपक जाती है। सोलर पावर्ड रोवर्स के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर धूल सोलर पैनल्स को ढक दे तो पावर जनरेशन तेजी से कम हो जाती है।
नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर की मौत भी आखिरकार एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म के बाद हुई थी। ज़ुरोंग के इंजीनियर्स यह खतरा जानते थे, इसलिए रोवर के सोलर पैनल्स स्पेशली डिजाइन थे ताकि डस्ट कम जमा हो। लेकिन मार्स का एनवायरनमेंट पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। वहाँ छोटे लोकल स्टॉर्म्स अचानक बन सकते हैं और महीनों तक डस्ट एटमॉस्फेयर में बनी रह सकती है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आने लगा। इसका मतलब था कम सनलाइट और ज्यादा ठंड। मई 2022 में चाइनीज स्पेस एजेंसी ने घोषणा की कि ज़ुरोंग प्लैंड हाइबरनेशन मोड में जा रहा है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन यह थी कि विंटर कंडीशंस और डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से रोवर टेम्पररी शट डाउन रहेगा। यह स्ट्रेटेजी नई नहीं थी। कई मार्स रोवर्स एक्सट्रीम कंडीशंस में लो पावर मोड में चले जाते हैं और बाद में सनलाइट बढ़ने पर फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक्सपेक्टेड वेकअप डेट गुजर गई और रोवर ने कोई सिग्नल नहीं भेजा। पृथ्वी पर वैज्ञानिक लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते रहे। ऑर्बिटर ने भी रिले सिग्नल्स भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे अटकलें बढ़ने लगी। क्या रोवर के सोलर पैनल्स पूरी तरह डस्ट से ढक चुके थे? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सट्रीम कोल्ड में डैमेज हो गए या फिर बैटरी परमानेंटली फेल हो चुकी थी? मंगल का वातावरण इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद कठोर होता है। रात में तापमान इतना गिर सकता है कि मेटल कंपोनेंट्स सिकुड़ने लगते हैं। रेडिएशन लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डैमेज करती रहती है। डस्ट मूविंग पार्ट्स में घुस सकती है और क्योंकि वहां रिपेयर मिशंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं, हर रोवर को खुद सरवाइव करना पड़ता है। ज़ुरोंग के मामले में सबसे संभावित कारण धूल का जमा होना माना गया। रिसर्चर्स ने ऑर्बिटल इमेजेस एनालाइज किए और पाया कि रोवर के आसपास डस्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा थी। अगर सोलर पैनल्स पर धूल की मोटी लेयर जम गई हो तो रोवर पर्याप्त पावर जनरेट नहीं कर पाता। लो बैटरी कंडीशंस में ऑनबोर्ड हीटर्स भी बंद हो सकते हैं, जो रोवर के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी होते हैं। मार्स की फ्रीजिंग नाइट्स में हीटर्स क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि बिना हीटिंग के बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। जहां एक और महत्वपूर्ण फैक्टर था, नासा के कुछ रोवर्स लकी रहे क्योंकि मार्स की हवाओं ने समय समय पर उनके सोलर पैनल्स साफ कर दिए। इंजीनियर्स इन्हें क्लीनिंग इवेंट्स कहते थे, लेकिन हर रोवर इतना लकी नहीं होता। अगर विंड्स सही डायरेक्शन और स्पीड में ना चले तो डस्ट लगातार जमा होती रहती है। 2023 तक चाइनीज अथॉरिटीज ने ऑफिशियली रोवर को डेड डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लंबे साइलेंस ने लगभग क्लियर कर दिया कि मिशन ऑपरेशनल रूप से खत्म हो चुका है। फिर भी तियानवेन-1 ऑर्बिटर मार्स की ऑर्बिट में काम करता रहा और वैल्यूएबल डेटा भेजता रहा। लेकिन ज़ुरोंग की कहानी सिर्फ एक रोवर फेलियर की कहानी नहीं है। यह मार्स एक्सप्लोरेशन की हर्ष रियलिटी को दिखाती है। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मशीन्स भेजना सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं होता। असली चैलेंज उन्हें सालों तक जिंदा रखना है। मार्स पर कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं है और कोई इमरजेंसी रिपेयर नहीं है। वहां एक छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी मिशन एंडिंग डिजास्टर बन सकती है। इस मिशन ने चाइना की स्पेस कैपेबिलिटी को ड्रामेटिकली बदल दिया। कुछ दशक पहले तक चाइना डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में नया खिलाड़ी था, लेकिन तियानवेन-1 ने दिखाया कि वह इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे पहले चाइना ने मून मिशंस में भी तेजी से प्रोग्रेस की थी, लेकिन मार्स पूरी तरह अलग लेवल की चैलेंज थी। ज़ुरोंग ने साइंटिफिक डेटा भी महत्वपूर्ण मात्रा में कलेक्ट किया। रडार ऑब्जर्वेशंस ने मार्स सब सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में नई जानकारी दी। कुछ स्टडीज ने संकेत दिए कि यूटोपिया प्लेनिशिया रीजन में एंशिएंट शोरलाइंस या पानी से जुड़े डिपॉजिट्स मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इन कॉन्क्लूजन्स पर अभी भी इंटरनेशनल साइंटिफिक डिबेट जारी है, लेकिन मिशन ने फ्यूचर मार्स रिसर्च के लिए वैल्यूएबल एविडेंस जरूर दिया। मार्स एक्सप्लोरेशन का इतिहास फेलियर से भरा हुआ है। सोवियत यूनियन के कई मार्स प्रोब्स लॉस्ट हो गए थे। यूरोप का बीगल 2 लैंडर डिप्लॉय नहीं हो पाया। नासा के मिशंस भी कई बार क्रैश हुए हैं। इसलिए किसी रोवर का कुछ समय बाद फेल होना अनयूजुअल नहीं माना जाता। स्पेस एजेंसीज मिशन डिजाइन करते समय यह जानते हैं कि मार्स इवेंचुअली मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। सवाल सिर्फ इतना होता है कि रोवर कितने समय तक सरवाइव करेगा और उससे पहले कितना डेटा भेज पाएगा। ज़ुरोंग को ओरिजिनली सिर्फ लगभग 90 मार्शियन डेज के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसने इससे कहीं ज्यादा समय ऑपरेट किया। इसका मतलब यह था कि इंजीनियरिंग लेवल पर मिशन काफी सक्सेसफुल रहा। उसने हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स डेटा कलेक्ट किया, टेरेन मैपिंग की और एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट्स भेजी। इस मिशन का जियोपॉलिटिकल एंगल भी महत्वपूर्ण था। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस नहीं
बल्कि टेक्नोलॉजिकल पावर का सिंबल भी बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा में मून और मार्स मिशंस अपनी राष्ट्रीय क्षमता दिखाने का एक तरीका बन चुके हैं। तियानवन-1 की सफलता ने चाइना को ग्लोबल स्पेस रेस में एक सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में स्थापित किया। अब चाइना फ्यूचर मार्स मिशंस की प्लानिंग कर रहा है। तियानवन-3 मिशन का लक्ष्य मार्स सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाना है। यह काम बेहद कॉम्प्लेक्स माना जाता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर लैंड करना होगा, सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे, फिर मार्स से लॉन्च होकर अर्थ तक लौटना होगा। अभी तक कोई भी देश मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को सक्सेसफुली पूरा नहीं कर पाया है। ज़ुरोंग भले ही अब साइलेंट पड़ा हो, लेकिन वह मार्स की सतह पर मौजूद है। उसके आसपास लाल धूल लगातार जमा हो रही है। टेम्परेचर्स हर रात डेंजरसली नीचे गिरते हैं। उसके सोलर पैनल्स शायद पूरी तरह ढक चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा भेजा गया डेटा अभी भी लेबोरेटरीज में एनालाइज किया जा रहा है। मार्स मिशंस अक्सर लोगों को सिर्फ रॉकेट्स और ड्रामेटिक लैंडिंग्स के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन असल में यह इंजीनियरिंग सहन शक्ति की एक लड़ाई है। हर रोवर लिमिटेड एनर्जी, हार्श क्लाइमेट और एंडलेस आइसोलेशन के बीच सरवाइव करने की कोशिश करता है। कुछ मिशंस महीनों में खत्म हो जाते हैं, कुछ सालों तक चलते हैं, लेकिन अंत लगभग हमेशा एक जैसा होता है, साइलेंस। और शायद यही मार्स एक्सप्लोरेशन की सबसे अजीब सच्चाई है। पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट वर्षों तक एक मशीन बनाते हैं, उसे करोड़ों किलोमीटर दूर भेजते हैं, फिर उसके हर सिग्नल को केयरफुली मॉनिटर करते हैं। रोवर धीरे धीरे सिर्फ एक रोबोटिक व्हीकल से कहीं ज्यादा बन जाता है। उसकी डेली स्टेटस रिपोर्ट्स, इमेजेस और मूवमेंट्स पूरी टीम्स की रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक दिन सिग्नल आना बंद हो जाता है, फिर सिर्फ इंतजार बचता है। शायद अगला कमांड पहुंचे, शायद अगला सनराइज पैनल्स को एनफ एनर्जी दे दे, शायद सिस्टम रिबूट हो जाए। लेकिन कई बार यह सिग्नल फिर कभी वापस नहीं आता। चाइना का पहला मार्स रोवर भी शायद अब हमेशा के लिए शांत हो चुका है, लेकिन उसकी जर्नी ने यह साबित कर दिया कि मार्स तक पहुंचना अब सिर्फ कुछ देशों की कैपेबिलिटी नहीं रही। आने वाले वर्षों में मार्स पर और भी रोवर्स उतरेंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, शायद इंसान भी वहां पहुंचे। लेकिन उन फ्यूचर मिशंस की फाउंडेशन उन्हीं मशीन्स ने रखी है जो मार्स की धूल में चुपचाप पड़े हुए हैं, और ज़ुरोंग अब उन्हीं में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।